जैसा शुरुआत में ही मैंने कहा, उम्मीदों से ये सरकार आई है और बहुत सारी उम्मीदें अब जनता को है। बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं और खटाखट फटाफट निर्णय की उम्मीद भी की जा रही है। 100 दिनों के प्लान पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह 100 दिनों का प्लान बनाने के लिए सभी मंत्रालयों को कहा गया है। इस सब के बीच में एक बार फिर निर्मला सीतारमण को वित्त मिला है, यानी उन्होंने फिर संभाला है खजाना। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। जाहिर है मोदी पॉइंट 3 में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर है। वहीं अगले महीने सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट भी पेश करेंगी। इस बार बजट पर सहयोगियों का दबाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता सहयोगियों के आगे झुकेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। निर्मला सीतारमण को फिर देश के खजाने की चाबी मिली है। बुधवार को उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वहीं नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय पहुंचने पर सीतारमण का स्वागत वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने किया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। जाहिर है इस कार्यकाल में निर्मला सीतारमण के लिए चुनौतियां भी बढ़ी हैं। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना और विकसित भारत के लिए दिशा तय करना तो चुनौती है ही, साथ ही 2014 से जो आर्थिक सुधार जारी है उसको गति देना भी अहम प्राथमिकता में है। बीजेपी अपने दम पर इस बार सत्ता में नहीं है। ऐसे में सहयोगी दलों का भी दबाव है। स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने 2019 में कार्यभार संभाला था और अब 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को एक बार फिर वित्त मंत्रालय देकर सरकार की आर्थिक नीति में निरंतरता का स्पष्ट संदेश दिया है। निर्मला सीतारमण की वापसी सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में 8.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। मुद्रास्फीति 5% से नीचे आ गई है। राजकोषीय घाटा भी 2020-21 में 5.1% के स्तर पर आया। बहरहाल निर्मला सीतारमण के सामने अब चुनौती है कि अर्थव्यवस्था उच्च विकास पर बना रहे, अधिक रोजगार सृजित हों। वहीं उद्योग जगत समेत हर किसी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये बड़ा दिलचस्प विषय है और दिलचस्प के साथ साथ व्यावहारिक भी है। अब यहाँ सिर्फ बात वादों और दावों की नहीं है, यहाँ पर व्यावहारिक धरातल पर कामों को करने की है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा है, उसको लेकर क्या व्यावहारिकता है, कितनी तैयारी है और इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही शानदार पैनल इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र दयाल भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं और आकाश यादव कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ मसला है तो इसमें अर्थशास्त्रियों का साथ में होना बड़ा आवश्यक है। तो आकाश जिंदल जी और साथ ही साथ शरद कोहली जी अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आकाश जी और शरद जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि राजनीतिक विमर्श तो इस पर होगा ही होगा, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी को हम समझना चाहेंगे। आकाश जी, पहले आप बताएं मुझे कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना ये चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन हमारे लिए कितना व्यावहारिक है, और वो भी इस 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि सबसे बड़ा वादा यही रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी तमाम मंचों से यही कहते रहे। इसके लिए हम कितने तैयार हैं और कितनी संभावनाशीलता आपको दिखती है? बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। मेरे हिसाब से क्लियरली हम ट्रैक पे हैं 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के, और उसके लिए अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है तो बता दूं, क्लियरली हम बैटिंग पिच पे हैं। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में हमने एग्जिबिट की है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है। और जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, अब जर्मनी नंबर 3 पे आ गई, जापान नंबर 4 पे है, चारों उसके आसपास कहीं भी नहीं है। लास्ट क्वार्टर में 7.8% की जीडीपी ग्रोथ दी है। अप्रैल 2024 की बात करें, जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ ग्रॉस। तो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, और सबसे बढ़िया हमारे लिए तोहफा यह है कि चाइना, जो कभी हमारा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हुआ करता था, वो बहुत बहुत कमजोर हो चुका है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ चाइना बन रहा था, वो वहां से शिफ्ट हो रहा है। तो हिंदुस्तान के लिए बैटिंग पिच ये है कि हमारे पास बहुत एफडीआई आने की संभावना है। चाइना में जो पैसा जाना था, हिंदुस्तान आने की संभावना है। वहां रियल एस्टेट क्राइसिस है, वहां डेट क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस है वहां पे, फिर वहां डिफ्लेशन भी रही है साल के कुछ हिस्से में।
उसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने कभी रखी थी वो क्लियरली चाइना को हर्ट कर रही है। तो उसके चलते हुए ग्लोबल मनी यहां आने की पॉसिबिलिटी है। फिर मोदी सरकार हमेशा से ही जो है मोदी 2.0 की देखें अर्थव्यवस्था को लेके बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखती आई है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखती आई हुई है। काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये हमेशा करते आए हैं, उस पर अब भी फोकस रहेगा। तो क्लियरली मेरा ये मानना है कि आने वाले 3 साल में क्लियर कट संभावना दिखती है कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। ना सिर्फ इतना, 2035 तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हिंदुस्तान बन जाएगा। उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए आज भी देखिए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस, जिसे रोल मॉडल इकोनॉमी कहा जाता है, आज भी वो इकोनॉमी इन्फ्लेशन नहीं कम कर पा रही है, महंगाई कम नहीं कर पा रही है। इंडिया में देखिए 4 से 6% का बैंड है जो आरबीआई ने सजेस्ट किया है। जी आकाश जी और बात करेंगे, लेकिन आपने बड़े अच्छे से बहुत संक्षेप में आपने समग्रता के साथ इस बात को रख दिया कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या हैं। मैं अपने जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं उनके पास जाऊं, उससे पहले शरद जी मैं आपको शामिल करना चाहूंगा चर्चा में। आप आकाश जी की बात से कितने सहमत हैं, पहली चीज, क्योंकि काफी चीजें उन्होंने कही हैं। दूसरा, इसकी व्यावहारिकता क्या है, व्यावहारिक धरातल पर हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या कदम उठा पाएंगे या उठा सकते हैं, जिनको आप देखते हैं एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 साल में ये बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के सभी जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा अभिनंदन। पहली बात तो मुझे आकाश जी की आवाज नहीं आ रही थी आपके सिस्टम में, वो आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही थी। अपने पीसीआर को आप इत्तला दे दें, पर मैं अपना इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो बता देता हूँ। मुझे लगता है भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इरिवर्सिबल है, उसको हम अब उल्टा नहीं घुमा सकते। भले ही ये सरकार उतनी बहुमत में नहीं है, भले ही ये सहयोगी दलों से मिला जुला के बनी है, भले ये कोलिशन गवर्नमेंट है, पर भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अब वापस मुड़ नहीं सकती। वो ग्रोथ स्टोरी अब ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर इसको आगे जाना ही जाना है जी। अगर कुछ मुद्दों की मैं बात करूं जो कि सरकार के सामने चुनौतियां रहेंगी और जिन पर सरकार का ध्यान रहेगा, मुझे लग रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में सरकार अभी तक खर्च कर रही थी और बखूबी खर्च कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया है, और उसका काफी हद तक मदद मिली। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी जो भी मुहिम थी वो आगे चलेगी। सरकार ने 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कमिटमेंट किया, उस पे गाड़ी आगे चलेगी। मैन्युफैक्चरिंग पे, मेक इन इंडिया जो है उस पे फोकस रहेगा। आज चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, निवेश है जो भारत में आने के लिए तैयार बैठा है जी। सिर्फ इंतजार थी उनको, कुछ लोगों को इलेक्शन की इंतजार थी, कुछ लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ और कदम उठाए जाने की आवाज थी, इंतजार था। जो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है कि जो विपक्ष ने 2 मुद्दों पर, विपक्ष आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दिया। पहला उन्होंने बेरोजगारी की बात करी, दूसरा उन्होंने महंगाई की बात करी। आपको ये 2 शब्द पूरी की पूरी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें ये आपको लगातार सुनाई दिए होंगे जी। तो मुझे लग रहा है सरकार के दिमाग में ये बात है। हम ये नहीं कह सकते, सरकार ने बहुत काम किया है बेरोजगारी पर, बेतहाशा काम हुआ है, पर बेरोजगारी 140 करोड़ की जनता में आप कहें कि बेरोजगारी को हम 0 ले आए हैं, ऐसा सरकार भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है बेरोजगारी पे, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लखपति दीदी और बनाना हो, इन सब चीजों पर बहुत ही तेज रफ्तार से काम होने वाला है। बात महंगाई की आई थी क्योंकि महंगाई पे बार बार विपक्ष प्रहार कर रहा था। कभी वो गैस सिलेंडर की बात करते थे, कभी वो पेट्रोल की बात करते थे, कभी खाना बनाने के तेल की बात करते थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। तो मुझे लग रहा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जरूर कम हुई है, पर अभी आरबीआई गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसको अगर आप ध्यान से तो उन्होंने कहा कि एक तो सब्जियां और एक दालें, ये 2 चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी भी चिंता बनी हुई है और ये थोड़ी सी टफ है। महंगाई, आपने बड़ी अच्छे मोड़ पर आप शरद जी बात को लेकर आए हैं, क्योंकि जब मैं व्यवहारिकता की बात करता हूं तो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, बेरोजगारी, महंगाई जैसी जो बड़ी चुनौतियां उनको एड्रेस करना, और दूसरा जब हम बड़ी इकोनॉमी बनते हैं तो किन आंकड़ों के आधार पर हम बड़ी इकोनॉमी कहलाते हैं उनको समझना, जो कि आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ता है। इन दोनों को हम समझेंगे और आप दोनों जैसे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बीच में मैं जाना भी चाह रहा था कांग्रेस प्रवक्ता के पास, और आकाश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। आकाश जी, आपने कहा फटाफट खटाखट, लेकिन यहां पर फटाफट खटाखट करते दिखाई दे रहे हैं पीएम 3.0 में। प्रवीण जी, मेरे दोनों अर्थशास्त्री मित्र जो एनालिस्ट बैठे हैं, ये विशेष तज्ञ कम बीजेपी के प्रवक्ता दिखते हैं। पहली बात तो
कोई भी जनाब, हमने इकोनॉमी डेटा दिया है आपको सारा, दुनिया के ये अंदर, डेटा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड आकाश है, तो प्लीज बीजेपी के प्रवक्ता है। आकाश जी, लेट मी कंप्लीट। आपने आपका कंप्लीट किया, मेरे को अच्छा, थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। आमतौर पर जब मेरा एक मिनट, आकाश जी एक मिनट, शरद जी एक मिनट रुकिएगा। आमतौर पर एक मिनट रुक जाइए, आकाश जी रुक जाइए, किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे, एक मिनट रुक जाइए, थम जाइए। आमतौर पर यह होता है, देखिए आपने भी शुरुआत कर दी आकाश जी सीधे, आप इस पर कोई पॉइंट रखते तो ठीक है, आप किसी को भी निजी तौर पर यह बोलेंगे कि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो उनको बुरा लगेगा और फिर चर्चा जो है वो डीरेल हो जाएगी। समय बहुत संक्षिप्त होता है मेरे पास, आप अपनी बात रखें। आकाश जी। प्रवीण जी, हमको कोई दौड़ में दौड़ना है कि हमें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, या हमें हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का हित सोचना है? आज पूरा हिंदुस्तान महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरीके से परेशान है। मैं दूसरी इनकी बात का खंडन करता हूं। ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हम अगर चाइना की बात कर रहे हैं, अमेरिका की छोड़ो, अमेरिका का $26 ट्रिलियन इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम वहां $76,000 है एक आदमी का। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना की भी बात करते तो चाइना आज $19 ट्रिलियन इकोनॉमी है और पर कैपिटा इनकम $36,000 है वहां के लोगों का, और हिंदुस्तान का 1980 रुपया है। और उसके मुकाबले में जो आज इन्फ्लेशन इस देश के अंदर है, जो बेरोजगारी जिस पैमाने पे बनी है, ये मोदी गवर्नमेंट 1 और 2 ये सिर्फ अदानी के और अंबानी के लिए पहले ए में बनी थी, और अब 3.0 जो है, ये जो बाबू है, चंद्रबाबू और नीतीश बाबू, इनके बैसाखी पे चलने वाली है। और ये गवर्नमेंट क्रोनी कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी एक शिकार हिंदुस्तान के अंदर 2 हिंदुस्तान बनाने वाली है, एक गरीब हिंदुस्तान और एक बड़े लोगों का, अमीरों का हिंदुस्तान। तो इसके अंदर बहुत बड़ी एक हम लोग डेवलपिंग नेशन बनेगा या डेवलप नेशन? जी आकाश जी, अच्छी आपका पॉइंट वैलिड है। और आपने जब बोलना शुरू किया, मैं आपके पास आया उससे पहले जी आकाश जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, आप बात गलत नहीं कह रहे हैं। आप जब आपके पास आया उससे पहले मैंने बात रखी, जब शरद जी ने अपनी बात खत्म की तो मैंने कहा कि व्यवहारिक धरातल पर हम एक तो ये देखते हैं कि आंकड़ों में हम बड़े हो गए हैं, और दूसरा जमीनी स्तर पर कितना हमने सुधार लाया। कहीं अमीर और अमीर तो नहीं हो गए, गरीब और गरीब तो नहीं हो गए। आकाश जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि धीरेन जी पैनल का हिस्सा है, बड़ा संक्षिप्त समय होता है, तो एक बार बीजेपी प्रवक्ता भी इस पर अपनी बात रखें। धीरेन जी, अभी आपने सुना जाधव साहब को, आपने अर्थशास्त्रियों को भी सुना। हालांकि आकाश जी का तो यह कहना है कि उन्होंने जो बात कही उसमें संभावना दिखाई पड़ती है, तो उनको ऐसा लगा कि ये बीजेपी की तरफ से बात की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी छोड़ा है, और वो शरद जी भी उस पर बात कर रहे थे, उसका इशारा दिया उन्होंने कि महंगाई और बेरोजगारी और सामान्य व्यक्ति को, आम आदमी को यह महसूस हो कि हां देश बढ़ रहा है, हां देश तरक्की कर रहा है, ना कि सिर्फ आंकड़ों तक, ना कि किसी दौड़ में, जैसा कि जाधव जी कह रहे हैं हम आगे बढ़े। ऐसा प्रवीण जी, जो आंकड़े हैं, आंकड़े अपने आप में बोलते हैं। अगर हम आंकड़ों का कोट नहीं करते हैं तो वो आपकी मेरी फीलिंग हो सकती है, लेकिन जब आंकड़े हैं तो आंकड़े अपने आप से बोल रहे हैं। पहली बात तो एक चीज समझने वाली है कि मोदी जी ने जो कॉन्स्टिट्यूट की अपनी टीम, वो टीम लार्जली वही है जिसको कहते हैं टू हिट द ग्राउंड रनिंग, की आपका लर्निंग टाइम कोई नहीं है, आपको पता है आप क्या कर रहे थे, अब हमें दौड़ना है। जो हमने कहा था कि पीछे ट्रेलर था, पिक्चर अब आ रही है, तो पिक्चर अब आनी शुरू हो गई। और उसमें इमीडिएटली, आपने भी शुरू में कहा, चाहे आपने टर्म घटाकर फटाफट यूज की, लेकिन एकदम से 20,000 करोड़ किसानों को भी गया, 3 करोड़ घर बनाने की बात, जी घर बनाने की बात हुई। वो जो 3 करोड़ घर बनने हैं वो अडानी को या अंबानी को नहीं मिलने हैं, और जो 20,000 करोड़ दिया वो अडानी अंबानी को नहीं जाना है। तो कांग्रेस के पास कुछ है नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो आंकड़े हैं, जो पीछे से अगर हम देखते हैं, जो पहले का किया अच्छा काम है। हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, 4.7% है, टारगेट 4 है। हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल्ड है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल्ड है, हमारा फॉरेक्स हाईएस्ट लेवल पे है, और डेटा इज अवेलेबल। और इस समय सरकार को एक जो बोनांजा मिला है वो ये मिला है कि 2.11 लाख करोड़ जो है वो आरबीआई ने डिविडेंड सरकार को दिया है। अब जो अगर हम ये सोचते हैं कि इस बजट में क्या होगा, तो ये जो एक एडिशनल मनी है, जब किसी भी घर में एडिशनल, में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म में नहीं पड़ता, किसी भी घर में एडिशनल पैसा आता है तो आप उसको एलोकेट करते हैं।
तो मेरी फीलिंग है इसकी एलोकेशन फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में भी होगी, इसकी एलोकेशन। ये आपने मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो अभी आकाश जी ने कहा उससे थोड़ा मिलता जुलता एक सवाल है। शरद जी, आपने जहां पर बात छोड़ी थी वहीं से, ये दाल का, पेट्रोल का, इसका दाम, और दूसरा जिन आंकड़ों की बात अभी धीरेन्द्र जी ने की, अब आम आदमी जो है वो फिस्कल हमने मैनेज कर लिया, हम रैंकिंग में यहां चले गए, उसको इससे बहुत लेना देना नहीं होता। वो तो कहता भाई मेरे घर में सामान जो है वो कितने का आ रहा है और यहां पर स्थितियां क्या हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था और मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैंने तो खुद ही महंगाई का मुद्दा उठाया, मैंने पेट्रोल की बात करी, मैंने डीजल की बात करी, और मैंने ये भी कहा कि मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। उसके बावजूद हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो सीधा आपके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। मुझे बड़ी हैरानी, मतलब अब अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तब भी ये भाजपा के प्रवक्ता, ये मुझे हैरानी। खैर, मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। मूल मुद्दे की बात यह है कि इतने बड़े देश में आप कोई जादू की छड़ी से सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, ये बात हमें समझनी होगी। भले ही आज अगर कांग्रेस भी पावर में होती, चाहे पिछले 10 साल से होती, तो ये भी यही बात आज हम कर रहे होते, इसमें बात में फर्क नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात देखिए, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं। ये क्या, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने पॉवर्टी को देखने का, गरीबी को देखने का एक नजरिया बदला है कि गरीबी का मतलब ये नहीं कि मेरे बैंक में पैसे नहीं, मेरे पास सुविधा क्या है, मेरे पास मेडिकल है, मेरे पास एजुकेशन फैसिलिटीज है, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास टॉयलेट है। अगर मेरे पास ये सारी चीजें जो 12-13 पैमाने हैं वो है, तो मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, तो सरकार के सामने एक चैलेंज ये रहेगा कि ये जो 25 करोड़ लोग बाहर आए हैं, 2 चैलेंज रहेंगे। एक तो और लोगों को भी इससे बाहर लाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 25 करोड़ लोग हैं अभी गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, इसका मतलब ये लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर सरकार के सामने चैलेंज रहेगा कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए, इन लोगों का ध्यान रखा जाए, वरना जरा सी भी चूक होती है तो इसमें से बहुत सारे लोग वापस उस रेखा के नीचे जा सकते हैं। ये भी एक सरकार के सामने चैलेंज रहेगा। मुझे लग रहा है दूसरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज, मैं खाली बेरोजगारी पर बात कर रहा हूं क्योंकि इसी को बार बार मुद्दा बनाया जा रहा था, स्किल डेवलपमेंट। मतलब जो स्किल डेवलपमेंट है, जिसको हम कौशल विकास कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां आज ऐसी हैं जिनको की ट्रेंड मैन पावर नहीं मिलती है, तो मुझे लग रहा है सरकार के सामने ये भी एक चैलेंज होगा जल्द से जल्द, और इसी से लोगों का स्टैंडर्ड देखिए आप। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम देखते हैं कि डिग्रीज के पीछे, कोर्सेज के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन स्किल जिसको लेकर बहुत बड़ा एक अभियान सा चला, और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया जैसा एक अभियान भी हमने देखा, वो भी अभी जमीनी धरातल पर मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने काफी काम किया है इस पर, और पिछले 5-6 साल में उसमें बड़ी जबरदस्त गिरावट देखी। कोई बड़े स्टार्टअप नहीं दिखते, बड़ी कंपनियां स्टार्टअप के तौर पर दिखती हैं। जिंदल साहब, इस पर थोड़ा रोशनी डालें, और जिन चैलेंजेस की बात कोहली साहब ने कही है उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप्स में जो है हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, डेटा मैंने रखा था। और दूसरा, मैं जो है मेरे भाई आकाश यादव साहब ने जो बात कही थी, मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपकी तो वो पार्टी है जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई है। एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेके आज ये क्या करेंगे, क्योंकि बॉल इनके कोर्ट में आने की संभावना है। वो ऐसे है, मेरे दोस्त हरदीप पुरी साहब ने इंडिकेशन दिया है कि शायद सरकार प्रयास करे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की। जैसे पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आएगा, जीएसटी की मैक्सिमम स्लैब है 28%, पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट कम हो जाएंगे। लेकिन जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल में उन्हें स्टेट्स की जरूरत होगी, और स्टेट्स की भी वोट्स होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में यह मुद्दा पहले भी उठा था और पास नहीं हुआ था। आज पूरे सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट ये एजेंडा में लाती है कि महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल में जीएसटी में लाया जाए, तो क्या कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिलेगा महंगाई कम करने के इस प्रयास को? जी जादव साहब, चलिए इस पर आपका जवाब भी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी होऊंगा। जी, मैं आकाश जिंदल साहब को इसका बहुत सम्मान पूर्वक जवाब देना चाहता हूं कि जीएसटी की जो बात है ना, जीएसटी ओवरऑल इस देश के अंदर जिस फेल्यूअर तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है, इस देश के लोगों को, आम लोगों को, मजदूरों को, किसानों को और इस देश का मध्यम वर्गीयों को लूटा जा रहा है। जो एमएसएमई से छोटा व्यापारी है, जो छोटा ये है, वो 18% जीएसटी कहां से भरेगा? उसकी जो जीएसटी पूरा जो मिल्कियत है वो सरकार जीएसटी के माध्यम से छीन ले रही है, उसकी कोई सेविंग्स होने नहीं दे रही है।
तो ये जो भी जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है या जो भी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश हो रही है, क्या इस देश के लोगों को नहीं, यहाँ तो पेट्रोल पर जीएसटी दोनों दो विषयांत, आप बात सही कह रहे हैं लेकिन बिल्कुल अलग विषय है। जिंदल साहब का सवाल दूसरा है, सवाल दूसरा है। प्रवीण जी मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात तो जो मनमोहन सिंह ने जिस वक्त क्रूड ऑयल का जब 2014 में सरकार छोड़ी थी, उस वक्त क्रूड ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में क्या था? तो बहुत महंगे दर पे थे। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अगर मेरे सवाल का जवाब सुनिए मैं भी इस देश की जनता हूं, इस देश का नागरिक हूं। आकाश जी आपका जवाब दे रहा हूं, लिसन टू मी। मोदी जी आने के बाद वो 37 रुपए प्रति डॉलर बैरल बने, फिर भी मोदी जी ने उसका भाव रेट कम नहीं किया, उसको 100 रुपए तक लेके गए और लोगों की लूट की। अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर अदानी ने जितना भी क्रूड ऑयल पूल किया वो पूरे नाटो। अच्छा, अभी कोई प्रयास होगा, अभी कोई प्रयास होगा तो उसमें सहयोग करेंगे, ये पूछ रहे हैं जिंदल साहब। प्रवीण जी, आज जितने भी स्टेट है जो कांग्रेस शासित है या अपोजिशन के शासित रहे हैं, या 10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जीएसटी का जो उनका अधिकार का पैसा है उनको नहीं दिया जाता है। तो आज वो स्टेट ठीक है, अब यहाँ तो स्थिति है क्या? अब चलिए दयाल साहब, आप इस पे बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास समय सीमित है। यहां तक आते आते इतना आगे बढ़ जाती है चर्चा कि मन करता है इसको लंबा खींचे, लेकिन दयाल साहब आपका टेक बहुत जरूरी है, आप बोलें अपनी बात। उन्होंने आकाश जी तो जवाब देना नहीं है सवाल का, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट करनी नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जवाब दे नहीं पा रहे। जहां तक एक बात आपने कही थी कि वेजिटेबल्स और पल्सेस, उसमें दो चीजें जो सरकार करने वाली है। एक तो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये आप देखेंगे आएगा, और मुझे उम्मीद है इसी बजट में आएगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स और पल्सेस के लिए, ताकि उसकी जो भी फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात हो रही है तेल की। अब तेल नेचुरल है कि एक इंटरनेशनल इशू है, और उसमें जो सरकार ने, इन्होंने बात की यूक्रेन और उसकी वॉर की, जो टफ स्टैंड सारे देश ने देखा, जो जयशंकर जी ने लिया कि भाई मैं जिससे भी मेरे को सस्ता मिलेगा, फॉर मी कंट्री, माई कंट्री फर्स्ट, जिससे सस्ता मिलेगा मैं लूंगा, आपकी वॉर है आप जानो, लेकिन जो मुझे सस्ता। कुल मिलाकर देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर है और चाहे तो इस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े संक्षिप्त समय में हमने थोड़ा डिटेलिंग में बात करी। यहां पर विपक्ष का रुख भी आ गया, उन्होंने चुनौतियां और व्यवहारिकता पर नजर डाली, तो दो अर्थशास्त्रियों ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि क्या संभावनाएं हैं और क्या चैलेंजेस हैं। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, समय इतना ही था हमारे पास। उम्मीदों भरा बजट ये रहने वाला है, और दूसरा उम्मीदों भरी सरकार भी है, क्योंकि 5 साल में सरकार को भी कई काम करने हैं। वो मैंने शुरुआत में ही कहा था, खटाखट फटाफट उन्होंने कहा, ये करके दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। शुरुआत में बड़े डिसीजन भी लिए गए हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे देश के सूरत हाल बदलते हैं, खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे जमीनी मुद्दों को कैसे एड्रेस किया जाता है।